आज 2 अक्टूबर है। देश में आज एक साथ कई महत्वपूर्ण अवसर हैं। एक तरफ देश आज दशहरे का पर्व मनाने के लिए तैयार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी पर देश भर में रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति लाल किले के सामने रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आईपी एक्सटेंशन और गृह मंत्री अमित शाह पीतमपुरा में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सादगी, अहिंसा और सत्य के संदेश को याद करने का मौका भी है। आज ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। और तीसरा, आज दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल भी पूरे हो गए हैं। आरएसएस आज अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, जो पूरे 1 साल तक चलता रहेगा। इसके लिए नागपुर में होने वाला संघ का दशहरा कार्यक्रम बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज विजयादशमी से अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस दौरान संघ प्रमुख का स्वयंसेवकों का उनका जो संदेश होगा वो बेहद अहम होगा। क्या संदेश वो अपने स्वयंसेवकों को देते हैं, उस पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पूरे साल संघ हिंदुओं को एकजुट करने और भारतीय संस्कृति के प्रति जन जागरण को लेकर सिलसिलेवार बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहा है। संघ के कार्यक्रम में कोविंद के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर देश भर में 1 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलनों समेत कई कार्यक्रमों की योजना तैयार की है, जिसकी शुरुआत आज मोहन भागवत के वार्षिक विजयादशमी संबोधन से होगी। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था। ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। आरएसएस के 100 साल हुए, इसके लिए संघ परिवार को 100 साल सेवा करते हुए देश के सांस्कृतिक विरासत को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के रूप में, सांस्कृतिक संस्था के रूप में जो सेवा भाव से भारत माता की सेवा, मानवता की सेवा है। आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके हर व्यक्ति को संभालना और एक संगठित रूप से एक अनुशासन के साथ जो कार्य कर रहा है, उनसे हमको भी बहुत सीखने को भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सर्वाधिक अनुशासित, सुसंस्कृत, सुगठित अथवा एक ऐसा संगठन है जिसके कार्य रचनात्मक हैं, विधेयक हैं, सकारात्मक हैं। और इस संगठन ने भारत को ऊंचाइयां दी हैं। सशक्त भारत, समर्थ भारत के लिए इस संगठन ने अपना सर्वस्व आहूत किया है। जिसका जो मकसद है इस संगठन का, जो सेवा भाव, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र के लोगों की सेवा और राष्ट्र की एकता, अखंडता कैसे कायम रहे, इस संगठन को उसी मकसद से बनाया गया था और ये संगठन उस मकसद पे पूरी तरीके से खरा उतरा है। आरएसएस के 100वें विजयादशमी उत्सव में इस बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चीफ गेस्ट होंगे। जब कोविंद संघ के कार्यक्रम में नागपुर के रेशमबाग स्थित संघ मुख्यालय पहुंचेंगे तो ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि वो संघ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। पिछले साल संघ ने पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन को विजयादशमी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। साल 2023 में संगीतकार शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो 2022 में आरएसएस ने चौंकाते हुए पद्मश्री से सम्मानित महिला पर्वतारोही संतोष यादव को चीफ गेस्ट बनाया था। वो 1925 से शुरू हुए संघ के सफर में पहली ऐसी महिला बनी थी जो विजयादशमी के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट बनी थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव के लिए नागपुर का रेशम बाग मैदान पूरी तरीके से तैयार है। आज के कार्यक्रम में हर साल की अपेक्षा 3 गुना स्वयंसेवक मैदान में होंगे, जिनकी संख्या 21,000 के करीब होगी। नागपुर में होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया कि हमारे संवाददाता रजत वशिष्ठ ने, आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है और उसी के चलते नागपुर के रेशिम बाग मैदान पर संघ के विजयादशमी उत्सव की तैयारियां जो है वो जोर शोर से की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य मंच जो है वो बनकर तैयार है। इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रमुख अतिथि हैं। इस पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अलावा बड़े पैमाने पर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो गणमान्य लोग हैं उन्हें भी संघ ने निमंत्रित किया है और उनके लिए भी और मंच जो है वो बनाए गए हैं। हर वर्ष इसी रेशिम बाग मैदान पर संघ का विजयादशमी उत्सव होता है और उसमें बड़ी संख्या में जो स्वयंसेवक हैं वो पूर्ण गणवेश के साथ यहाँ पर परेड करते हैं, भगवा ध्वज को सलामी देते हैं और उसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर करीब करीब पूरी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से संघ के जो युवा स्वयंसेवक हैं लगातार इस मैदान पर तैयारियां कर रहे हैं। लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। करीब 21,000 स्वयंसेवक जो हैं वो इस मैदान पर संघ प्रमुख के सामने ना सिर्फ परेड करेंगे बल्कि संघ का जो पारंपरिक तौर पर जो विजयादशमी उत्सव होता है, शस्त्र पूजन होता है, वह सभी चीज़ें यहाँ पर होगी। लेकिन इस कार्यक्रम की, इस उत्सव की भव्यता हर वर्ष से अधिक है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यहाँ पर संघ प्रमुख संघ के आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए क्या कार्यक्रम होंगे, संघ का क्या एजेंडा होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज़, नागपुर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती भी है आज। दिल्ली के राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। राजघाट पर सुबह 7:30 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है और इस मौके पर दिल्ली के राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है हर साल, हर बार की तरह। और 7:30 बजे का वक्त है जब ये प्रार्थना सभा वहां पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी राजघाट जाएंगे, वहां बापू को नमन करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है। मिर्जापुर में सुबह 4:15 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। पद्म विभूषण से सम्मानित थे छन्नूलाल मिश्र, जिनका निधन हो गया। ये बड़ी और दुखद खबर आपको हम दे रहे हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं छन्नूलाल मिश्र, उनका निधन हो गया। मिर्जापुर में उन्होंने आखिरी सांस ली सुबह तकरीबन 4:15 बजे के आसपास। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक के तौर पर उनकी पहचान छन्नूलाल मिश्र की और उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जिनका निधन हो गया। गुजरात के खेड़ा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित कार अचानक से होटल में घुस गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लाई। ये हादसा तब हुआ जब ड्राइवर कार को पार्क करने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर ने कार पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बेकाबू कार 5 सीढ़ियां चढ़ते हुए होटल में जा घुसी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कई लोग वहां खाना खा रहे थे। अच्छी बात ये रही कि अंदर घुसते ही कार रुक गई। इसके बाद कार ड्राइवर और होटल स्टाफ के बीच जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान स्टाफ ने कार में बैठे शख्स को चांटा भी जड़ा। बाद में कार को बाहर निकाला गया। सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले सिरफिरे ये भी नहीं सोचते हैं कि उनकी वजह से किसी बेगुनाह की जान भी जा सकती है। यूपी के कन्नौज से एक ऐसे ही स्टंटबाज का वीडियो सामने आया है। वो शख्स कभी हाथ छोड़कर बाइक चला रहा था तो कभी अलग अलग पोज दे रहा था। इसे ना तो अपनी जान की फिक्र थी ना ही दूसरों की। कभी इसने दोनों पैर एक तरफ कर लिए तो कभी दोनों पैर सीट पर रख दिए। कभी कभी तो ऐसा लगा कि ये बाइक नहीं सड़क पर फाइटर जेट उड़ा रहा हो। लेकिन जब इसका वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो इसकी अच्छी क्लास लगाई गई। इस स्टंटबाजी में लोग मर गए कितने यार राम जी भाई। इसमें आरसी मैंने 3 महीने के लिए ये इम्पाउंड किया है। अब ये गाड़ी आपको 3 महीने तक नहीं चलानी है। मैंने आपका चालान भी 11,500 रुपए का किया है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने जब मुकदमे की बात कही तो स्टंटबाज ने फौरन कान पकड़ लिए।
इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के बाद अफ्रीकी देश मोरक्को में भी युवाओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मोरक्को में सरकार के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी रबात में युवाओं ने प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ। प्रदर्शनकारियों ने कार, बैंक और दुकानों में आग लगा दी। युवा लगातार 5 दिन से सड़क पर उतरे हुए हैं, अपनी आवाज वो उठा रहे हैं। 263 सुरक्षा बल के जवान, 23 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शन में 142 पुलिस वाहन, 20 कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं और विरोध के बाद मोरक्को में 409 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी किए गए हैं। सरकार के खिलाफ इस तरीके से सड़कों पर है। यूपी के मथुरा में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। बस स्टैंड के पास, रेलवे अंडरपास में तो 4 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया, जिसमें एक कार फंस गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे उस पर बैठे लोग अंदर ही फंस गए। इस दौरान आगे की सीट पर बैठे बुजुर्ग शख्स ने हाथों से इशारा कर मदद की गुहार लगाई। खड़े हो जा, डूब नहीं ऐसे तो। तभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुलदीप मलक की नजर इस शख्स पर पड़ी। कुलदीप बिना देर किए छाती तक भरे पानी में उतरे और शख्स के पास पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग को गाड़ी से बाहर निकाला और किनारे तक पहुंचाया। अधिकारियों ने कुलदीप के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। तुरंत देवदूत बनकर आए ग्रामीणों ने कार में सवार 3 लोगों की जिंदगी बचा ली, क्योंकि कार एक तालाब में गिर गई थी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो गिरते ही एकदम से पलट गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भागे आए और किसी तरह पहले कार को सीधा किया और फिर उसमें फंसे ड्राइवर समेत 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। कार सवार 3 लोग गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर की ओर जा रहे थे। जैसे ही पुलिया पर पहुंचे तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो तालाब में जा गिरी। क्योंकि तालाब में पानी बहुत ज्यादा नहीं था, इसीलिए 3 को बचा लिया गया। बाद में कार को भी निकाल लिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस कारोबारी इलॉन मस्क के नाम एक और बड़ी कामयाबी। 500 अरब डॉलर संपत्ति वाले पहले कारोबारी बन गए इलॉन मस्क। फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर इलॉन मस्क पहुंचे और मस्क की संपत्ति में 9.3 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। ये बड़ी खबर। फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर इलॉन मस्क है और मस्क की जो संपत्ति है उसमें 9.3 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दशहरे का त्योहार गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर सैनिकों के साथ मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में शस्त्र पूजन करेंगे। दशहरे पर आज फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के कच्छ क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राजनाथ सिंह और विजयादशमी से पहले जवानों के साथ रात्रि भोज भी उन्होंने किया। भुज मिलिट्री स्टेशन में सैनिकों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, अनुशासन से जीते जाते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। भुज में शस्त्र पूजा भी करेंगे रक्षा मंत्री। दशहरे पर आज फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी वो करने वाले हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर वो गए हुए हैं और विजयादशमी का पर्व पूरा देश मना रहा है। विजयादशमी के पर्व से पहले उन्होंने जवानों के साथ रात्रि भोज भी किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव वहां पर हुआ और विसर्जन के दौरान गाना बजाने को लेकर वहां पर विवाद हुआ था। पुलिस चौकी का घेराव कर नारेबाजी की गई। समुदाय विशेष के लोगों पर पथराव करने का आरोप लगा के। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर तनाव का माहौल बना हुआ कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव किया गया और कहा यह जा रहा है कि पुलिस चौकी का घेराव करके जमकर नारेबाजी वहां पर की गई। बिहार के नवादा में कुछ दिन पहले एक लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या की गई है, लेकिन अब इस पूरे के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि 22 साल के पुष्पांशु कुमार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फैमिली बिजनेस था, चमक दमक भरी जिंदगी थी। और तभी 27 सितंबर को खबर आई कि पुष्पांशु का शव इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में मिला है। परिजनों ने कहा कि मामला हत्या का है, लेकिन अब पुलिस ने इस केस में खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि पुष्पांशु ने खुदकुशी की थी और गोदाम में जाकर खुद ही ग्राइंडर से अपना गला रेत लिया था। पुष्पांशु ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसे परिवार वालों ने छिपा लिया। हालांकि अब सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें पुष्पांशु ने लिखा था कि वो फैक्ट्री के दबाव और भविष्य की चिंता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दरअसल पुष्पांशु सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु से लौटा था और परिवार का बिजनेस संभाल रहा था। अब माना जा रहा है कि पुष्पांशु बिजनेस नहीं करना चाहता था। हालांकि पुलिस एक दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में पुष्पांशु ने रिश्तों के खालीपन का भी जिक्र किया था।
यूपी में बहराइच के रामगांव इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात यहां से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति पर अपने परिवार समेत कुल 6 लोगों को जलाकर मारने का आरोप लगा के हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पर अपने आप को भी आग लगाकर खत्म कर लेने के आरोप है। घर के बाहर भीड़ जमा है। पुलिस ने घर के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। घर अभी भी अंदर से सुलग रहा है। गांव वालों के मुताबिक विजय मौर्य नाम के शख्स ने गांव के ही 3 लड़कों को लहसुन की फसल काटने के लिए बुलाया था। आरोप है कि उनमें से 2 लड़कों को घर में बुलाकर विजय ने धारदार हथियार से पहले उनकी हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए दोनों नाबालिगों के शव समेत अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ खुद को भी आग लगा ली। दोनों लड़के को भी मार दिया और 4 गाय भी मरी है, अपना आप लोग भी मर गए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर भी आग लगा दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हत्या क्यों की, पूरे परिवार समेत सुसाइड क्यों किया? क्योंकि गांव वालों के मुताबिक कोई रंजिश ही नहीं थी। कोई रंजिश नहीं था, वो तो बुला के लाया था कि चलो लहसुन का वो जो पत्ती होता है उसको काट दीजिए। फिलहाल इस मृत्यु कांड की समूचे बहराइच में चर्चा है। हरियाणा से अगली खबर है। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ बदमाशों ने शहर की कानून व्यवस्था को मजाक बना रखा था, लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में आए तो खुद मजाक के पात्र बन गए और इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई। एक बदमाश व्हील चेयर पर था तो दूसरा बैसाखी के सहारे चल रहा था। दोनों बदमाशों के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने इनकी कैसी खातिरदारी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके बाल भी छीले और फिर सड़क पर जुलूस निकाल दिया। इसमें से एक बदमाश का नाम कमल भड़ाना है तो दूसरे का नाम शशिकांत। इन दोनों बदमाशों ने जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया था, क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को उसी जगह पर निशानदेही के लिए लेकर पहुंची थी। व्हील चेयर पर जो कमल भड़ाना बैठा है उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बैसाखी के सहारे चलने वाले शशिकांत पर 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की थी और फिरौती के लिए उसे धमकाया था। आमतौर पर लोग गरबा खेलने के दौरान डांडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ महिलाओं ने तलवार से गरबा खेला, जिसका वीडियो सामने आया है। हाथ में तलवार और चेहरे पर मुस्कान। ये वीडियो धार जिले से सामने आया, जहां महिलाएं इस तरह से डांडिया खेलती नजर आई। हैरानी की बात तो ये थी कि इन महिलाओं ने अपनी छोटी बच्चियों के हाथ में भी धारदार तलवार थमा दी। हालांकि इनका कहना था कि इसके जरिए आत्मरक्षा का संदेश दिया गया है, लेकिन अगर कोई लापरवाही होती तो बच्चियों को नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि हादसा कब और कहां हो जाए कोई नहीं जानता। इंदौर के गरबा पंडाल में काली के वेश में नृत्य कर रहा एक कलाकार आग की लपटों में गिर गया। कलाकार ने हाथ में खप्पर लिया था और इसी खप्पर से निकल रही आग पहले उसके बालों तक पहुंची और फिर यह कलाकार पूरी तरह से आग में घिर गया। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते आग बुझा ली गई। राजस्थान के बीकानेर में गरबा कार्यक्रम में उस दौरान बवाल हो गया जब युवतियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। इसी दौरान 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने शुरू हो गए। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। इधर पुलिस भी एक्शन में आई और उपद्रवियों को पकड़कर थाने ले गई। 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हंगामा कर रहे लोगों के बीच विधायक जेठानंद व्यास भी पहुंचे और मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। नवरात्रि पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से माता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां देवी कन्याका परमेश्वरी के चरणों में चढ़ी भेंट से विशेष सजावट की गई। देखिए, आप भी हैरान रह जाएंगे। माता के दरबार को नोटों से सजाया गया। 1 लाख 2 लाख नहीं, पूरे 5 करोड़ के नोटों से सजावट की गई। माता की मूर्ति के चारों तरफ नोटों की झालर लटकाई गई। मां के चरणों में नोटों की गड्डियां भी रखी गई। देवी कन्याका परमेश्वरी मां के मंदिर को सजाने के लिए 7 किलोग्राम सोना और 12 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया। विशाखापट्टनम के लोगों का ऐसा विश्वास है कि मां के चरणों में नोट, सोना और चांदी चढ़ाने से जीवन के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। श्रद्धालु जो सोना और नकदी चढ़ाते हैं वो 1 दिन बाद उनको वापस कर दी जाती है। आजकल देश के कई रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन बिहार के दरभंगा में जब लिफ्ट खराब हुई तो 9 बच्चों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा और इसी तरह एक-एक कर सभी बच्चों को फंसी हुई लिफ्ट से बाहर निकाला गया। लिफ्ट में जो 9 बच्चे फंसे हुए थे उनमें से 3 बेहोश हो चुके थे। बाकी बच्चों की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। तभी बाहर से किसी ने पानी की बोतल पहुंचाई। पानी पियो, पानी दो। हाँ, छिटाओ,
मुंह पर मार पानी पिला। ये घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। अंदर से जब बच्चों की चीख सुनी गई तो आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट से इन्हें बाहर निकाला गया। ये बच्चे सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं और दरभंगा में मेला घूमने पहुंचे थे। अब आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक खुशकिस्मत इंसान की तस्वीर हम दिखाते हैं, जिसकी जान महज 15 सेकंड की देरी ने बचा ली। देखिए ये वीडियो, जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये शख्स गली से गुजरा और उसके ठीक 15 सेकंड बाद मठ की दीवार गिर गई। दोबारा देखिए कैसे चंद सेकंड की देर ने इस शख्स की जान बाल बाल बचा ली। हादसा वाराणसी के ईश्वर गंगी इलाके में हुआ। दीवार गिरने से मलबे में 3 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मठ की दीवार पहले से ही जर्जर हो रखी थी। नगर आयुक्त को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये घटना हो गई। मठ की दीवार का बड़ा हिस्सा अभी भी खतरा बना हुआ है। आप में से कई लोगों ने हिंदी फिल्म मुगले आजम तो देखी ही होगी, जिसमें बादशाह अकबर अनारकली को दीवार में चिनवा देता है। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है। ये राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर वार्ड नंबर 88 में तैयार हुआ दिल्ली एमसीडी का स्कूल है। अगले कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होना है, लेकिन उद्घाटन से पहले स्कूल की सुरक्षा के कारण बताते हुए इस कॉलोनी की सभी गलियों को 3 से 5 फीट ऊंची दीवार के सहारे बंद कर दिया गया। सिर्फ गलियां ही नहीं, लोगों के घरों के बाहर दीवारें खड़ी कर दी गई। एमसीडी ने स्कूल की सुरक्षा के चलते एक नहीं बल्कि 15 मकानों के गेट पर ऐसी ही दीवारें खड़ी कर दी हैं कि लोगों का निकलना दूभर हो गया है। एक गली बंद हो तो बात अलग है, इलाके को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली 15 से ज्यादा गलियां बंद हो गई हैं। लोग सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं। दीवारों की लंबाई भी 6 फीट से लेकर 15 फीट तक कर दी गई है। इस पूरे मामले पर दिल्ली एमसीडी ने एबीपी न्यूज के सामने पक्ष नहीं रखा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकारी अभिलेख में कॉलोनी अवैध है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। आज दशहरे का पर्व है और ऐसे में राजस्थान के कोटा में आज नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा रावण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी लंबाई 222 फीट है। रिमोट कंट्रोल से इस रावण का दहन किया जाएगा। क्रेन की मदद से करीब 13,000 किलो के पुतले को खड़ा किया गया। रावण का चेहरा फाइबर ग्लास से बना है। इसके मुकुट में एलईडी लाइट लगाई गई। पुतले में 15,000 ग्रीन पटाखे लगाए गए हैं। मजबूती के लिए स्टील और लोहे का इस्तेमाल हुआ है। रावण को अंबाला के कारीगर तेजेंद्र चौहान ने 4 महीने में तैयार किया। इसे बनाने में 44 लाख रुपए की लागत आई है। इस विशालकाय रावण के लिए कोटा का नाम एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की एक और फिल्म विवादों में आ गई है, क्योंकि इस फिल्म के एनिमेटेड पोस्टर में ताजमहल के अंदर से भगवान शिव को निकलते हुए दिखाया गया है। एनिमेटेड पोस्टर में परेश रावल ताजमहल का गुंबद हटाते हुए दिख रहे हैं और गुंबद के नीचे से भगवान शिव की विशाल प्रतिमा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस फिल्म का नाम द ताज स्टोरी रखा गया है, जो 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। परेश रावल की तरफ से शेयर किए गए एक और पोस्टर में ताजमहल के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया, जिस पर ओम लिखा है, जबकि ताजमहल की परछाई में शिवलिंग दिखाया गया है। इसी तरह के एक और पोस्टर में ताजमहल को कटघरे में दिखाया गया, जबकि तीसरे पोस्टर के जरिए पूछा गया कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। हालांकि जब इन तस्वीरों पर विवाद बढ़ा तो फिल्म निर्माताओं ने कहा कि ये फिल्म किसी धार्मिक मामले से संबंधित नहीं। अब सवाल ये है कि जब ये फिल्म किसी धार्मिक मामले से संबंधित नहीं है तो फिर इस तरह का प्रचार क्यों किया जा रहा है? क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? महाराष्ट्र के बीड में आई बाढ़ के बाद इलाके के सांसद ने वहां शाही दौरा किया। हम इसे शाही दौरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां सांसद किसी राजा महाराजा की तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। सफेद कपड़े पहने सांसद जी के कपड़े खराब ना हो, उनके बदन में पानी के छींटे भी ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखवाया गया। पानी में आधे डूबे गांव वाले अपने सांसद का बोझ ढोते हुए उन्हें बाढ़ का दर्द दिखाने ले जा रहे थे। हालांकि शरद पवार गुट के सांसद बजरंग सोनवड़े इतने भी संवेदनहीन नहीं। एक दूसरे वीडियो में बैलगाड़ी में बैठकर पानी में उतरे, फोटो खिंचाने के लिए ही सही, लेकिन बैलों की लगाम उनके हाथ में थी। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से बरेली प्रशासन एक्शन मोड में है। तौकीर गैंग पर बुलडोजर चल रहा है तो बरेली पुलिस ने बरेली के 2 दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर भी किया है। लंगड़ाकर चल रहे ये 2 बदमाश इकबाल और इदरीस हैं।
आरोप है कि हिंसा के दौरान दोनों ने एसपी सिटी के गनर की बंदूक छीनी, पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया, लेकिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दोनों को पकड़ा तो दोनों कहने लगे कि वो खुद नहीं आए थे, दंगा करने के लिए शाहजहांपुर से बुलाए गए थे। कैसा आया था? किसने भेजा? क्यों भेजा था? इदरीस और इकबाल दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को बरेली पुलिस ने हिंसा में शामिल ताजीम को भी हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया था। बरेली हिंसा मामले में तौकीर गैंग पर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने बरेली हिंसा में शामिल और मौलाना तौकीर रजा के लिए काम करने वाले मौलाना नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी से उतरता ये शख्स मौलाना नफीस है। मौलाना नफीस पर आरोप है कि 26 सितंबर को हिंसा वाले दिन नफीस ने भड़काऊ बयान दिए। नफीस के बेटे फरमान ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए और लोगों को आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर इस्लामिया ग्राउंड आने के लिए उकसाया। दावा है कि पुलिस को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि नफीस मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर हिंसा भड़काने का काम कर रहा था, लेकिन पुलिस ने अब मौलाना नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद जिस सख्त कार्रवाई की बात कही थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। योगी पुलिस बरेली के दंगाइयों का तगड़ा हिसाब किताब कर रही है, तो पुलिस के डबल डोज से उपद्रवियों में खलबली मची है। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने अब पुलिस की कार्रवाई को ही हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया है। तौसीफ रजा का आरोप है कि मुस्लिम सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बरेली में पुलिस के एक्शन की निंदा की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि मौलाना तौकीर रजा समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। बरेली के दंगाइयों को जैसे जैसे पुलिस का डबल डोज मिल रहा है, वैसे वैसे सियासत भी गर्म हो रही है। योगी फोर्स के एक्शन से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने बरेली जाने की कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पाए। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान भी ट्रेन से बरेली जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। इमरान मसूद की तरह ही अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें बरेली जाने नहीं दिया तो कांग्रेस नेता दानिश अली भी भड़क गए। लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बरेली में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बाद आई लव मोहम्मद विवाद अब हरियाणा तक पहुंच गया है। हरियाणा के सोनीपत में आई लव मोहम्मद और लव जिहाद जैसे स्लोगन लिखे गए, जिससे तनाव बढ़ गया। सोनीपत के श्रीराम पार्क में लगे झूलों पर आधी रात को कुछ शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और 786 जैसे स्लोगन लिख दिए। सुबह जब स्थानीय लोग पार्क में पहुंचे तो धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन को देखकर वो भड़क गए। इस देश के अंदर भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं और ये ऐसी ऐसी हरकतों से पूरे समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। श्रीराम पार्क में धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन लिखे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ स्लोगन के ऊपर पेंट करवा दिया और स्लोगन लिखने वालों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के शामली में छाती पर आई लव मोहम्मद लिखवाकर प्रदर्शन करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि ये युवक अपनी छाती पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखवाकर और हाथ में तिरंगा लेकर अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। युवक ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
आरोप है कि इस युवक ने बरेली में हुई हिंसक घटनाओं के बाद प्रदर्शन किया। वीडियो वायरल होने के बाद निशिकांत संगल नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हमीरपुर में भी कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने की साजिश रची। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बौधा कोतवाली इलाके के बड़ा चौराहे में आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने का प्लान बनाया गया। हालांकि पुलिस ने अराजक तत्वों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। पुलिस ने भीड़ इकट्ठा करने का ऐलान करने वाले कांग्रेस नेता सलीम अहमद समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। थाना मौधा को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बिना परमिशन के झूठी अफवाहें फैलाकर कोई प्रोसेशन निकालने जा रहे हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत त्वरित संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना मौधा में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।